जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, वो लगभग 200 साल के शासन के बाद सिर्फ और सिर्फ 72 दिनों में खत्म हो गया। आज हम 1947 के उन्हीं आखिरी 72 दिनों की कहानी में उतरने वाले हैं, जिसने न सिर्फ ब्रिटिश राज का अंत किया, बल्कि 2 नए देशों को भी जन्म दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर सिर्फ 72 दिनों में एक पूरा साम्राज्य खत्म कैसे हो जाता है। ये सिर्फ एक तारीख की बात नहीं है, ये उन फैसलों की कहानी है, उन मजबूरियों की कहानी है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये वक्त के खिलाफ एक दौड़ थी। तो चलिए देखते हैं कि इस दौड़ का अंजाम क्या हुआ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक चिंगारी से, एक ऐसी डेडलाइन से जिसे ब्रिटिश सरकार ने तय किया और जिसने हालात की आग में घी डालने का काम किया। देखिए, 1947 की शुरुआत में हालात कुछ ऐसे थे कि भारत एक प्रेशर कुकर बन चुका था, जो बस फटने ही वाला था। अंग्रेजों का कंट्रोल लगभग खत्म हो रहा था और सड़कों पर सांप्रदायिक हिंसा बेकाबू होती जा रही थी। एक तरह से पूरा सिस्टम ढहने की कगार पर था। और इसी उथल-पुथल के बीच 20 फरवरी 1947 को लंदन से खबर आई, जिसने सब कुछ बदल दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 3 बड़ी बातें कहीं। पहली, अंग्रेज 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे, ये तय है। दूसरी, अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो सत्ता किसी एक सरकार को या फिर अलग-अलग प्रांतों को सौंप दी जाएगी। और तीसरी और सबसे अहम बात, इस नामुमकिन से काम को अंजाम देने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए और आखिरी वायसराय होंगे। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है लॉर्ड माउंटबेटन की। उनके ऊपर एक ही दबाव था, किसी भी तरह इस उलझन को सुलझाकर जल्दी से जल्दी बाहर निकलना। और इसी दबाव ने उन्हें उस प्लान की तरफ धकेला जिसे हम आज पार्टीशन के नाम से जानते हैं। माउंटबेटन जब भारत पहुंचे तो उन्हें एक बात तुरंत समझ आ गई कि जून 1948 तक इंतजार करना मतलब तबाही को दावत देना है। जमीन पर हालात हर गुजरते दिन के साथ बदतर हो रहे थे और किसी बड़े फैसले की मांग कर रहे थे। तो फिर आया 3 जून 1947 का दिन और सामने रखा गया माउंटबेटन प्लान। प्लान बिल्कुल सीधा था, कोई लाग लपेट नहीं। पहला स्टेप, पंजाब और बंगाल की असेंबली वोट करेंगी कि उन्हें बंटवारा चाहिए या नहीं। दूसरा स्टेप, अगर वोट हाँ में हुआ तो भारत और पाकिस्तान 2 नए देश बनेंगे। तीसरा स्टेप, NWFP और सिलहट का फैसला जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम से होगा। और हाँ, चौथा और सबसे चौंकाने वाला स्टेप था आज़ादी की एक बिल्कुल नई तारीख। और वो तारीख थी 15 अगस्त 1947। जी हाँ, जून 1948 से सीधे 15 अगस्त 1947, पूरा 1 साल कम, पूरी टाइमलाइन को सिकोड़कर सिर्फ 72 दिन कर दिया गया था। इस एक फैसले ने हर चीज को एक ऐसी जल्दबाजी में डाल दिया जो आगे चलकर बहुत खतरनाक साबित हुई। अब प्लान तो बन गया था, लेकिन अब बारी थी उसे जमीन पर उतारने की, मतलब उपमहाद्वीप के नक्शे पर लकीरें खींचने की। एक ऐसा काम जो बहुत तेजी से और बहुत बेरहमी से किया गया। और नतीजे आने में ज्यादा देर नहीं लगी। पंजाब असेंबली बंटवारे के पक्ष में वोट, बंगाल असेंबली उन्होंने भी बंटवारे को चुना। NWFP और सिलहट में हुए रेफरेंडम का नतीजा भी पाकिस्तान के पक्ष में गया। और बस देखते देखते इन प्रांतों की किस्मत पर मोहर लग गई। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ थी। पश्चिम बंगाल और पूर्वी पंजाब भारत का हिस्सा बने और दूसरी तरफ पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये सब मिलकर बने नया देश पाकिस्तान। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कांग्रेस, जो हमेशा से अखंड भारत की बात करती आई थी, वो आखिर इस बंटवारे के लिए राजी कैसे हो गई? चलिए सरदार पटेल के नजरिए से समझते हैं। उनका तर्क बहुत प्रैक्टिकल था। उन्होंने कहा, मुझे लगा कि अगर हमने विभाजन स्वीकार नहीं किया तो भारत कई टुकड़ों में बंट जाएगा और पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। हमारे हर दफ्तर में पाकिस्तान सेल होते। मतलब उनके लिए ये 2 बुरे विकल्पों में से कम बुरे को चुनने जैसा था, बंटवारा या फिर देश का पूरी तरह से बिखर जाना। अब जवाहरलाल नेहरू का नजरिया देखिए, जो काफी अलग और कह सकते हैं कि काफी ईमानदार था। उन्होंने माना, सच्चाई ये है कि हम थके हुए आदमी थे और हमारी उम्र भी बढ़ रही थी। विभाजन की योजना ने एक रास्ता पेश किया और हमने उसे अपना लिया। सोचिए, दशकों का संघर्ष, जेल जाना, लड़ना, ये उसकी मानवीय कीमत थी। एक तरह की थकान हावी हो चुकी थी।
लेकिन क्या सब ऐसा ही सोच रहे थे? नहीं, मौलाना आजाद का मानना कुछ और था। उनके हिसाब से ये कोई दिली मर्जी नहीं थी, बल्कि गुस्से, नाराजगी और एक तरह की बेबसी में लिया गया फैसला था। उन्होंने कहा कि लोगों ने इसे खुले मन से नहीं, बल्कि हताशा में स्वीकार किया था। तो अगर हम इन सबको जोड़कर देखें, तो कांग्रेस के हाँ कहने के पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई मजबूरियां एक साथ आ गई थी। एक तरफ सड़कों पर खून खराबा रुकने का दबाव था, तो दूसरी तरफ अंतरिम सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। और सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अगर बंटवारे को न माना गया, तो देश शायद अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा। अच्छा, यहाँ एक और बड़ा सवाल है जिस पर आज भी बहस होती है, वो ये कि अंग्रेज गए ही क्यों? एक नजरिया तो हम सब जानते हैं, गांधी जी के अहिंसक आंदोलन। लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है जो इतिहासकार आरसी मजूमदार जैसे लोग रखते हैं। उनका कहना था कि असली टर्निंग पॉइंट था आईएनए ट्रायल्स, जिसके बाद अंग्रेजों को ये समझ आ गया था कि अब वो भारतीय सैनिकों की वफादारी पर भरोसा नहीं कर सकते। तो फैसला हो गया, तारीख तय हो गई और आज़ादी मिल गई। लेकिन इस जल्दबाजी की कीमत क्या चुकानी पड़ी? ये जो रफ्तार थी, इसने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी कर दी। सोचिए, इतने बड़े बंटवारे को संभालने के लिए कोई सिस्टम ही तैयार नहीं था। ऊपर से जिन्ना ने कॉमन गवर्नर जनरल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे एक जरूरी लिंक टूट गया। और सबसे बड़ी गड़बड़ ये हुई कि सरहदें कहाँ होंगी, इसका फैसला आज़ादी मिलने के बाद आया। लाखों लोगों को पता ही नहीं था कि वो भारत में है या पाकिस्तान में। और इस सब के बीच ब्रिटिश लीडरशिप बड़ी आसानी से अपनी जिम्मेदारी से बचकर निकल गई। लेकिन इस पूरी तबाही और उथल-पुथल के बीच एक बहुत बड़ा काम भी हुआ, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल का सैकड़ों रियासतों को भारत में मिलाना। अगर उन्होंने ये न किया होता, तो आज़ाद भारत शायद अनगिनत टुकड़ों में बंट गया होता। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं, क्या बंटवारा एक ऐसी राजनीतिक मजबूरी थी जिसका कोई और हल नहीं था, या फिर ये जल्दबाजी और थकावट में लिया गया एक ऐसा फैसला था जिसने एक बड़ी मानवीय त्रासदी को जन्म दिया? इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन 1947 के उन 72 दिनों की कहानी को समझने के लिए ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है।